हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एनसीईआरटी सीरीज़ पर। एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज़ हम कर रहे थे और हमने फर्स्ट चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली थी। साथ ही साथ हमने पार्ट 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हमने उसके अंदर कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस और अब हम करने वाले हैं हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी होगी पार्ट 2। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 1 देखा था, अब है हमारा पार्ट 2। उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। जस्ट वीडियो जहाँ चल रही होती है उसके नीचे आपको लिखा होगा सब्सक्राइब और एक बेल आइकन बनी होगी। बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। साथ ही साथ संडे इज़ अ डाउट डे, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से और फेसबुक पेज है शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से। तो वहाँ पर संडे को डाउट्स अपने ले सकते हैं। बाकी के जितने भी दिन हैं लाइक मंडे टू सैटरडे मेरी टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी अगर आप उन्हें मैसेज करेंगे तो। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सो यस स्टूडेंट्स, अब है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1.16। ये मैंने गलती से यहाँ पे 1.17 कर दिया, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं रीड करूँगी, आपका काम क्या होना चाहिए, साथ के साथ पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मेरे से मैच करेंगे। देखिए, अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। कोई ड्रिंकिंग वाटर का सैम्पल है विच वॉज कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है नेचर में। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm। लेवल ऑफ कंटेमिनेशन क्या है, 15 ppm है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। सबसे पहला पार्ट है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन परसेंट बाय मास। सेकेंड चीज़ है, हमें मोलालिटी बतानी है किसकी, क्लोरोफॉर्म की इन द वाटर सैंपल। सिंपल सा है, कंटेमिनेशन हो रखी है, कार्सिनोजेनिक है और लेवल ऑफ कंटेमिनेशन है 15 पिकोमीटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 15 पिकोमीटर कह रही हूँ, ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि मैं इसे ये भी कह सकती हूँ 10 की पावर 6। तो जब मैं सबसे पहला पार्ट सॉल्व करती हूँ भी मुझे इसे मास परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करते हैं हम इसे, मास परसेंट इज इक्वल्स टू जो हमें दे रखा है इसका अमाउंट 15 ppm डिवाइडेड बाय टोटल कितनी होती है 10⁻⁶ इंटू मास परसेंट है तो 100 से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, इसे प्रॉपर सॉल्व करूँगी, आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट वो हमें क्या कहता है, भी आपने डिटरमाइन करनी है मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। आपने क्या करना है, मोलालिटी एक्सप्लेन करनी है, मोलालिटी डिटरमाइन करनी है। तो मोलालिटी डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मास परसेंट कितना आया 1.5 इंटू 10 की पावर -3। इसका मतलब क्या हो, भी इतने ग्राम्स प्रेजेंट हैं, है ना, हमारे इतने ग्राम्स प्रेजेंट हैं टोटल। तो इसका मतलब ये वो मास परसेंटेज यही होता है ना, भी टोटल मास गिवन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये मास परसेंट का फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या होता है, गिवन मास। तो हमारे क्या है, उसका मास हमें मिल गया है मोलालिटी के केस में मास परसेंट में। तो अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास से। ठीक है, तो मोलर मास से जब हम डिवाइड करेंगे, हम किसका मोलर मास निकालेंगे, CHCl3 का। कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो 1 इंटू 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। क्लोरीन का क्या होता है 35.5। कितने क्लोरीन है 3, तो 3 इंटू 35.5। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी ये आएगा आपका नियर अबाउट 119.5। कितना आएगा 119.5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4। कई स्टूडेंट्स को इसमें इशू होगा, तो मैं आपको बता दूं ये मोलालिटी और मास परसेंट का रिलेशनशिप निकाला गया है। सीधा हमने मास परसेंट निकाला, उसको हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारी मोलालिटी आ गई। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड ही है, आप इसे याद भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जब आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले मास परसेंट से मास अलग से निकाल लो, फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर मोलालिटी में डाल दो, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह से कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1.17 पे।
सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.18। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये होपफुली शायद मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए थे तो आपको आता ही होगा, पर चलो हम करते हैं इसे खुद से सॉल्व। आपने पहले खुद सॉल्व करना है, फिर मेरे से मैच करना है। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन सारे पार्ट्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? अभी कुछ भी चीज़ है ना, उसको 10 की पावर समथिंग में आपने रिप्रेजेंट करना है। 10 की पावर n, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आपने 10 रेज़ टू द पावर समथिंग में उसे एक्सप्रेस करना है। दैट इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहला पार्ट आता है 0.0048। देखिए अब मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी कि 10 की पावर समथिंग में करना है। तो आप सबको एक चीज़ याद होगी डियर स्टूडेंट्स, आप सबको क्या याद होता है अभी? जो हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट कौन सा होता है? 1 से लेकर 9 के बीच में। ये हमारे कौन से डिजिट्स होते हैं? ये हमारे होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये कौन से डिजिट्स होंगे? नॉन ज़ीरो वाले। और ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो तो हमारे ज़ीरो डिजिट ही होता है। अगर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल हमेशा से लेके आना है, इस केस में मुझे बताइए पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 0 एक ज़ीरो डिजिट है, 0 एक ज़ीरो डिजिट है, 0 भी एक ज़ीरो डिजिट है, 4 क्या पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो 4 के बाद डेसिमल को लेके आना है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ लेके आना है। कितनी पोजीशंस चलोगे? 1 2 3। और किस साइड चलोगे? राइट हैंड साइड चलोगे। इस चीज़ को हमेशा समझिए, आप किस साइड चलोगे? आप राइट हैंड साइड चल रहे हो या आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हो? तो आप राइट हैंड साइड चल रहे हो। जब भी राइट हैंड साइड चलोगे ना, तो 10 की पावर जितनी पोजीशन चले उसके आगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कितनी पोजीशन चले? 1 2 3। 3 पोजीशन चलने के बाद डेसिमल 4 के बाद आया, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर -3। किस प्रकार से आया दोबारा बताती हूँ। मैंने आपको बोला आपने हमेशा से जब भी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है इसको, शायद लास्ट वीडियो लेक्चर है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मैं आपको क्या बोल रही हूँ भी, अगर आपको पता है 0.0048 है, ये डेसिमल यहाँ है, ये डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा। कितनी पोजीशन चलेगा? 1 2 3 चलेगा, तो 10 की पावर 3 होगा। लेकिन ये किस साइड चल रहा है? ये राइट हैंड साइड चल रहा है। तो जब भी राइट हैंड साइड चलेगा डेसिमल, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा? इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -3, पहले पार्ट का। अब देखिए सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। सेकेंड पार्ट है 234,000। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? पहला नॉन जीरो डिजिट है 2। डेसिमल यहाँ से ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना, कुछ ऑब्वियसली कुछ ऐसे ही होगा, है ना। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ लेके आनी है। जब यहाँ से यहाँ लेके आनी है, जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा होता, इसका मतलब डेसिमल एंड पे प्रेजेंट है। इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? एंड पे प्रेजेंट है। कितनी पोजीशन चलोगे? कितनी पोजीशन चलोगे? 1 2 3 4 और 5 पोजीशन। किस डायरेक्शन में चल रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो पॉजिटिव साइन आता है, राइट हैंड साइड में चलते हो तो नेगेटिव आता है। अब 2 के बाद डेसिमल आएगा, यानी कि 2.34 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 10 की पावर 5 क्यों किया मैंने? क्योंकि 5 पोजीशन चलने के बाद ही 2 के बाद हमारा डॉट आया। समझ पा रहे हो? जब आपको कहीं पर नहीं दे रखा, मैं यहाँ पर आपको डेसिमल नहीं मेंशन, कितनी पोजीशन चलना है? 1 2 3 4 5, 2 के बाद ही आएगा, पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो क्या इसका हो जाएगा? 2.34 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 8008। मैंने क्या बोला? पहला नॉन जीरो डिजिट। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा? 8 होगा। इसके बाद डेसिमल लेके आना है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके आना है। कितनी पोजीशन चलेंगे? 1 2 3 और यहाँ डेसिमल आएगा, 3 पोजीशन चलेंगे। किस साइड चलेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? 8.008 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 पोजीशन चले। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8.008 इंटू 10 की पावर 3। हमेशा याद रखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा साइन आगे, अगर राइट हैंड साइड जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ पार्ट करने जा रही हूँ मैं। फोर्थ पार्ट में वो कहता है 500.0। अब देखो डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या है? पहला नॉन जीरो डिजिट है हमारा 5। डेसिमल यहाँ लेके आना है, यहाँ से
कितने पोजीशन चलेंगे, 1 2, किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, कितनी पोजीशन चले, 2 चले, इनटू 5.0, ठीक है। तो 5.0 इंटू 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट क्या है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है ना। लास्ट पार्ट देखिए 6.0012, डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल कहाँ पे है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। लेकिन इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है भी आपने कोई भी आपके पास नंबर है ना, उसको 10 की पावर समथिंग में एक्सप्रेस करना है। 10 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 1 को अगर 6.012 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम ही रहेगा। अब आपको ये चीज़ बता दूं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, उसको वही 0 समझते हैं। किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। कोई भी नंबर ले लो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है भी वो 1 है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है यानी कि 10 की पावर समथिंग में एक्सप्रेस करना है, तो ये 7 जरूर लिखेंगे वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 6.0012 इंटू 10 की पावर 0। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आपको पता चल गया होगा अभी कैसे करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.19। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने कर भी रखा है इस तरह का क्वेश्चन। आपको पूछा गया है भी सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करना है आपने। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला पार्ट है 0.0025, क्या है 0.0025, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैंने आपको बोला था बी 0, ठीक है, कब काउंट होंगे, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, तब काउंट होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 है, तो ये इससे पहले वाले 0 काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर किसी को डाउट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड हमारा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 208, सेकंड पार्ट क्या है 208। तो आप देख सकते हो 208 में तो हमें सिंपल ही है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 और 3 होंगे, है ना। क्या मैंने आपको बोला था ये 0 क्यों काउंट हुआ, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, 2 और 8 के बीच में, तो ये 0 भी काउंट होगा। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 के बीच वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। और 0 क्या होता है, 0 डिजिट होता है। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। नॉन जीरो का मतलब जो 0 नहीं है, 0 कौन से नहीं हो सकते, 1 से लेकर 9 के बीच में, है ना। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला 0 हमेशा काउंट होगा, इसीलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं। तो इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। अब नेक्स्ट पार्ट देखो 5005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच वाले 0 डिजिट भी काउंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 एंड 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है डी पार्ट। देखिए क्या डी पार्ट है, 126,000। अब कई बच्चे तो पता है इसमें क्या बोलेंगे भी, इसके अंदर कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इसको कैसे देखते हैं, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 126 इंटू 10 की पावर कितना है, 3 है। लेकिन अगर मैंने अभी आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखाना सिखाया, मैंने क्या बोला, डेसिमल कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट के बाद आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 4, और 10 की पावर कुछ भी हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, तो मतलब इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, 1.26 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। कैसे, देखो 1.26 यानी कि 1 2 और 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर कुछ भी हो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई एंड एफ। देखो ई पार्ट क्या है, 500.0, है ना। अब इसके अंदर देखिए, इसमें मैंने आपको क्या बोला है, इसमें सिंपल सा है, हमें क्या देखना है भी ये वाला 0 काउंट होगा नहीं होगा, तो ये 0 काउंट होगा। इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया। जब भी हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद उसका आंसर लिखते हैं, डेसिमल के बाद 0 आ रहा है और इस 0 से पहले ये नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है 0, तो ये काउंट होगा।
ये काउंट होगा। अब आप कहोगे मैम अगर मान लो यहाँ 500 होता तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 होता। रीज़न, क्योंकि 500 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 10⁻², लेकिन 500.0 को मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मैं अभी भी बोल रही हूँ किसी को कन्फ्यूजन है इन रूल्स में तो वो सेकेंड लेक्चर जाके देख सकते हो, मैंने सारे रूल्स इन डिटेल बताए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट है 2.0034, 2.0034, इसमें कितने हैं, ये पहला नॉन ज़ीरो है तो इसके बाद वाले सारे काउंट होंगे, 2 3 4 और 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने क्या करना है, इन्हें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। सिंपल से पार्ट है, सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इनको खुद से सॉल्व करना है। अब उसने बोला है हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर देना है। तो देखो पहला पार्ट है 34.216, ये है पहला पार्ट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34.2, क्योंकि सिर्फ हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। आप देखिए 1 का राउंड ऑफ कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं इसका नॉर्मल राउंड ऑफ करती तो क्या आता, 34.22, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो अपना एक डिजिट इधर शिफ्ट कर देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें ये बोला है भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर दो, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34.2 हो जाएगा। दोबारा से बताती हूँ, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। राउंड ऑफ हम क्या करते थे भी, अगर कोई डिजिट 5 से बड़ा है आफ्टर डेसिमल तो वो एक मतलब क्या करता था, 5 से बड़ा है तो एक अपना डिजिट अपने प्रीवियस नंबर को शिफ्ट कर देता था। जैसे यहाँ पर देखो 34.216 है, इसका राउंड ऑफ करूंगी तो यहाँ पर 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो ये अपना एक डिजिट इसको दे देगा। अब हमारा राउंड ऑफ क्या होगा, 34.22, ये हमारा राउंड ऑफ होता है। अब अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ उसने कहा है भी आप बताओ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर देना है, तो 3 तक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34.2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। देखिए सेकंड पार्ट में वो कहता है 10.4107। अब यहाँ पर नॉर्मल राउंड ऑफ करती हूँ तो 7 5 से बड़ा है तो ये एक अपना डिजिट यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10.411, लेकिन हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर देना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है ये, तो इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है हमारा। देखो थर्ड पार्ट में है 0.04597। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत गलती भी करके आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। पहला नॉन जीरो डिजिट ये है तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से शुरू होंगे, मतलब हमें ऐसे 3 का जवाब देना है, समझ पा रहे हो। अब 7 देखो, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये एक अपना डिजिट इधर शिफ्ट करेगा, तो 9 में जब एक ऐड होगा तो वो 10 हो जाएगा। 10 होने के कारण 9 भी 5 से बड़ा है तो ये एक अपना डिजिट इधर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ 0.460 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट क्या आता है डियर स्टूडेंट्स। अब हाँ एक और चीज़ आप कहोगे मैम ये सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे, नहीं होंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट से काउंट होंगे, ठीक है, उससे पहले वाले 0 काउंट नहीं होंगे। अब देखिए 1 सेकेंड, हाँ जी, अब देखिए हमारा डी पार्ट क्या है, 2808। इसके अंदर भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है। 8 जो है, अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं, खुद सोच के देखिए। 8 जो है बेसिकली वो 5 से बड़ा है तो ये एक अपना डिजिट इसको शिफ्ट करेगा, तो 2810 हो जाएगा, 2810 हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, आप इसको जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दोगे तो आप सीधा 281 ही लिखोगे,
क्योंकि 8 तो उड़ ही जाएगा राउंड ऑफ के बाद, उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर बोला है, तो हमें हमेशा ये चेक करना होता है भी 5 से अगर कुछ चीज़ बड़ी है तो वो अपना एक डिजिट अपने आगे वाले नंबर को दे देता है, तो ये 8 अपने आगे अपने नंबर को दे देगा और ये क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउंड ऑफ में भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो राउंड ऑफ वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर शायद गलत लिख दिया है, ये 1.16 से शुरू है हमारा। अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाला क्वेश्चन 1.16 है। ठीक है, तो उसके अगले वाला जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ये 1.17 हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगला क्वेश्चन है 1.18 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ वाला जो क्वेश्चन है ये है 1.19, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और जो हमारा इसके बाद जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है 1.20, जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है 1.20। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन की नंबरिंग में इशू हो गया, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब एक एक नंबर में आगे चल रही हूँ। तो उस हिसाब से 1.20 जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते क्या है। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, हमने ये जो डाटा है ये ऑब्टेन किया है। व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर, जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, तो सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है वो जब डाई नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है और डाई ऑक्सीजन 16 ग्राम है तब बनता है। सेकंड कंपाउंड जो बन रहा है उसमें 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन है, 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन है। तीसरे में 28 है, वो 32 है। चौथे में ये 28 है, वो 80 है। पहला क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा, कौन सा लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो फॉलो अप हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमें क्या करना होता है, किसी एक की वैल्यू फिक्स कर देनी होती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, डाई नाइट्रोजन की वैल्यू फिक्स कर देती हूँ। मान लो मैं कहती हूँ सबकी 28 ले लेते हैं, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 14 है, इसकी वैल्यू फिक्स करनी है और ये तो 28 है ही, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 28 ग्राम्स, ये भी हो जाएगा 28, ये तो 28 था ही, ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 32, 64 और नीचे 32, 80। मतलब जब हमने नाइट्रोजन की डाई नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन किस रेशो में है, 32:64:32:80। पक्का देखो एक बार चेक कर लो इस चीज़ को, पक्का यही हो रहा है ना। हमने ये किया, उसका सिर्फ मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है भी, ये क्या है, एक होल नंबर रेशो में मिलते हैं जब हम किसी एक को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के, मतलब किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देंगे तो दूसरा जो एलिमेंट रह जाएगा वो क्या होगा, एक होल नंबर रेशो में हमें देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जिसमें से अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरा एलिमेंट है वो एक होल नंबर रेशियो में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब है सेकेंड पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, मैंने आपके लिए लिख दिया है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁶ mm मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻15 पिकोमीटर। तो पहले का आंसर है 10⁶ और 10⁻15। नेक्स्ट देखिए 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना केजी, तो 10⁻⁻6 kg सेकेंड का आंसर। और कितने नैनोग्राम्स के इक्वल है, 10⁻6 नैनोग्राम्स के इक्वल है, सेकेंड पार्ट। थर्ड देखिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू कितना लीटर, तो 10⁻³ लीटर और कितना डेसीमीटर, 10⁻³ डेसीमीटर। तो इन्हें भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.21 पे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन मतलब मैं टाइप करना मेरा रह गया था, तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप अपनी NCERTs में भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1.21। अब हो सकता है किसी बुक में क्वेश्चन ना हो क्योंकि ये न्यू NCERT से है, तो अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कि मैम ये क्वेश्चन क्यों आ गया, ये तो है ही नहीं। उल्टा इसको वहाँ पर नोट कीजिए,
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करोगे ना, कम तो नहीं होगा ना, यह भी इसे नोट कर लीजिए। तो इसलिए अगर आपको कोई भी नई चीज़ अगर देखने को मिलती है न्यू एनसीईआरटी में तो खुश होना है, उसकी बजाय ये टेंशन नहीं लेनी भी ये कैसे आ गया, ये हमारे में तो है ही नहीं। अरे उसे नोट कर लो, तुम्हारा फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। तो अब देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। आपने कंसंट्रेशन बतानी है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी बतानी है, कैपिटल M, ठीक है। किसकी, इस शुगर की बतानी है, C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। आपको वॉल्यूम दे दिया, गिवन मास दे दिया। पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो वॉल्यूम आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम हमने लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखना है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आप ये देखिए हम निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास किसका, C12H22O11। 12 इंटू कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 है तो 22 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसका टोटल मास कैलकुलेट करोगे ना, ये आएगा 342। कितना आ जाएगा, 342। तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ऐसे हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.02925, 0.02925 मोलर। क्या आ जाएगा, 0.02925 मोलर। सिंपल था, गिवन मास दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है, फॉर्मूला में वैल्यू डालो। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1.22। सो यस स्टूडेंट्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या क्वेश्चन है, रीड कर रही हूँ सबसे पहले। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 लिखा है, ये 10 की पावर 8 है, 108 नहीं है। तो आपको यहाँ पर स्पीड दे दी है लाइट की, आपको पता भी होती है स्पीड कितनी होती है, 3.0 या फिर मैं नॉर्मल 3 भी बोल सकती हूँ, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वो क्या कहता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और हमें टाइम दिया गया है 2 नैनो सेकेंड्स। हमें क्या टाइम दिया गया है, 2 नैनो सेकेंड्स। स्टूडेंट्स को देखिए स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यहाँ टाइम नैनो सेकंड में दे रखा है। तो हम इस टाइम को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। तो जब हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमारे पास है कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालना है, टाइम हमारे पास है कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -1। ये क्या आ जाएगा, किस में आएगा, ये आएगा मीटर में। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। किस तरह से हमने निकाला, सिंपल सा देखा, फॉर्मूला था, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी है, डिस्टेंस हमें निकालना है, और टाइम हमें नैनो सेकंड्स में दे रखा है। जब हमें यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिल गई स्पीड वाले फॉर्मूला से भी सेकंड में ही टाइम होना चाहिए, तो हमने इसे नैनो सेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल फॉर्मूला लगाया, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू रखी, टाइम की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया, यहाँ से डिस्टेंस आ गया। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम और लिख सकते हैं 0.6 मीटर, ठीक है। अब मुझे कैसे पता मीटर है या नहीं है, तो यहाँ पर स्पीड की यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर में हमें डिस्टेंस को लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.23 पे, उससे पहले आप इसको नोट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बी इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, यहाँ रिएक्शन में लिख भी देती हूँ, A+B2 गिव्स AB2, ये रिएक्शन है, राइट। आपको क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आपने लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा होता है, इफ एनी, अगर इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो आपने आइडेंटिफाई करना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आपने वो वैल्यूज पुट करके लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताना है भी इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है डियर स्टूडेंट्स। तो एक चीज़, 1 सेकेंड,
हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी भी हमने इस केस में क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। तो हमें क्या कर रखा है, उसने 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अभी आप ये वैल्यू पुट करोगे, ऑप्शंस नहीं पार्ट्स दे रखे हैं, भी ये वैल्यू पुट कीजिए और लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। मैं रिएक्शन एक बार दोबारा लिख देती हूँ, A + B2 गिव्स AB2। सबसे पहला पार्ट क्या है देखो, उससे चलने से पहले लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में भी करवाया था, आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझा चुकी हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वो उसके कारण ही हम प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करना है। पहली कंडीशन है, A पार्ट है 2 मोल्स ऑफ A + 3 मोल्स ऑफ B। क्या है, 2 मोल्स ऑफ A + 3 मोल्स ऑफ B। इनमें से आपने बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, A है या B है। तो तरीका होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, क्या होता है, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो ये हमारे मतलब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके आगे जो लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा तो ये भी क्या है, 1 है। इक्वेशन वैसे उसने हमें बैलेंस करके ही दी हुई है, देखिए इस तरफ A है, उस तरफ भी A है, इस तरफ B2 है, उस तरफ भी B2 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। मोल्स क्या होते हैं, इधर कितने मोल्स दे रखे हैं, 2 डिवाइडेड बाई स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो ये आगे लिखा होता है, A के आगे क्या लिखा है, 1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। इस केस में क्या आएगा, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री 3। तो 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, ऑब्वियसली 3 ज़्यादा है, जो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस केस में कम कौन सा है, इस केस में A क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, क्योंकि इस केस में इसकी जो वैल्यू है मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री वैल्यू वो कम आई है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा A पार्ट है, इसके अंदर A क्या है हमारा, A हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो A जो हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, B पार्ट क्या है। उससे पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, आप फटाफट से सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा है, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ दोबारा से, A + B2 गिव्स AB2, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। 100 atoms of A and 100 molecules of B। कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मर्जी हमें क्वेश्चन में वो दे दे, हमें पता है हमें किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। हमें बस ये याद रखना है, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इनके आगे तो 1 ही लगा हुआ है। अब मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। मोल्स के 3 फॉर्मूला होते हैं, याद है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एटम्स के केस के लिए भी अप्लाई होता है और मॉलिक्यूल्स के केस के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 एटम्स दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na, और स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 100 अपॉन Na। 100 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 100 अपॉन Na हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और इसका स्टोइक्योमेट्री कितना है, इसका भी 1 है। अब ये क्या हो गया, अब आप कैसे बता सकते हो भी इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा नहीं है। मोल्स अपॉन हमने क्या किया, स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री किसी का भी कम नहीं है, दोनों सेम है, इस वजह से इस केस में नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, बस ये याद रखना है, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री जिसका कम होगा ना वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल्स के तो फॉर्मूला आपको याद ही है ना। थर्ड पार्ट देखो, रिएक्शन फिर से लिखती हूँ, A + B2 गिव्स AB2। क्या दे रखा है हमें, 300 एटम्स ऑफ A, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। कितने, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमें क्या निकालना है, मोल्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट जिसका कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, स्टोइक्योमेट्री कितनी है, 1 है। इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na,
और नीचे क्या आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्री 1 है। अब देखो स्टूडेंट्स, एन तो चलो दोनों में कॉमन ही है, मुझे एक चीज़ खुद सोच के बताइए, इसमें से किसकी वैल्यू कम होगी? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कम होगा या बी का कम होगा? खुद सोच के देखिए। यहाँ पर जो बी है उसका क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होगा, तो ये मतलब मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। इधर बी जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो वैल्यू है कम आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करो। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट वाली वीडियो जाकर क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट आने से पहले हम क्या लिखेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे। a + B2 गिव्स AB2 है ना। अब देखो क्या है, a कितना दिया है, 2.5 मोल्स दिया है, b कितना दिया है, 5 मोल्स दिया है। सिंपल है, हमें क्या करना होता है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होती है, जो आगे लगा होता है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है ना। तो अब देखो मोल्स कितने हैं, 2.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1, इसमें मोल्स कितने हैं, 5 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है ना। तो कम कौन सी वैल्यू, ऑब्वियसली ए की वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब आप देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट इसका क्या है, देखो होपफुली आपको ये तो चीज़ समझ आ गई होगी। रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो और बस फिर ये चेक करो भी मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री किसके कम है। फिर से रिएक्शन लिख रही हूँ, a + B2 गिव्स AB2। a कितना दे रखा है हमें, 5 मोल्स दे रखा है, b कितना दे रखा है, 2.5। तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री करनी होती है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। किसकी वैल्यू कम है, b की वैल्यू कम है, तो b क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर a लिमिटिंग रिएजेंट है, सेकंड पार्ट में कोई भी नहीं है। कई बच्चों के ना ये पार्ट्स उल्टे सीधे लिखे हो सकते हैं, तो चेक कर लेना, ठीक है। थर्ड में क्या है, b लिमिटिंग है, फोर्थ में a है और फिफ्थ में क्या है, b लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.24 पे। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 1.24 में वो क्या कहता है, देखो डाइनाइट्रोजन यानी कि N2 गैसियस फॉर्म में है ना। यही रिएक्शन एक बार पहले लिख देती हूँ, फिर रीड करती हूँ। एक बार रिएक्शन को मैं ढंग से नीचे दोबारा लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। यहाँ आगे 2 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। आपने क्या कैलकुलेट करना है भी, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 2.00 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन, कितना 2.00 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 × 10³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। पहला पार्ट वो कहता है भी कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन 1 × 10³ ग्राम डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। पहले क्या काम करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस करके ही दिया उसने। यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से सुनो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 2 × 10³ मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, N2 का कितना होता है, N का होता है 14, N2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे ही डाइहाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है यहाँ पे। इधर भी ऐसे ही करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 × 10³ अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है डियर स्टूडेंट्स। तो जब मैं इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करती हूँ ना, मैं आपको एग्जैक्ट बता ही देती हूँ, जब मैं प्रॉपर्ली इसको डिवाइड करूँगी तो हमारा कितना आंसर आएगा। सबसे पहले पे इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। देखो 14 पे क्या, राइट, 10³ और 10³ 2 वैल्यू किसकी कम होगी, कुछ सोच के देखिए। इसकी वैल्यू कम होगी,
वो तो नियर अबाउट आपका आ जाएगा 500 कुछ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है, इस केस में N2 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। N2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसकी मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री की वैल्यू कम आई है एज कम्पेयर टू H2। तो अब क्या करो, सारा इरेज कर देते हैं एक बारी, हमें ये पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा है N2। अब आप N2 की हेल्प से NH3 को प्रोड्यूस करेंगे। पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करो, फिर होता है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री निकालो। आपको गिवन मास दे रखा था, मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन टोटल मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के नंबर ऑफ मोल्स आगे स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब हमें NH3 बनाना है। तो यहाँ देखिए, एक N2 से 2 NH3 प्रोड्यूस हो रही हैं, एक N2 से 2 NH3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने से कितने NH3 प्रोड्यूस होंगे, इसके मोल्स निकालते हैं। गिवन मास कितना था, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 28। इतने मोल्स से कितने मोल्स NH3 प्रोड्यूस होंगे, एक से जब 2 हो रहे हैं तो इतने से कितने होंगे। पहले इसको सारे को एज इट इज लिख देते हैं और फिर इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है। एक से 2 हो रहे हैं तो इतने से कितने होंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000/7। ये क्या आ गए हमारे मोल्स आ गए, ये क्या आ गए हमारे मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए, NH3 के मोल्स आ गए डियर स्टूडेंट्स। किसके मोल्स आ गए, NH3 के मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने आ गए, 1000/7 इज इक्वल्स टू गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, NH3 पूछ रहा है ना कितनी प्रोड्यूस होगी, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 17। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गिवन मास का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो गिवन मास डियर स्टूडेंट्स आएगा, जो हमारा यहाँ से गिवन मास आएगा वो आएगा 2430 ग्राम ऑफ NH3। 2430 ग्राम, 2430 ग्राम। प्रॉपर्ली इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। ऑब्वियसली अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2 रह जाएगा, H2 रह जाएगा। इफ यस विच वन, कौन सा है, H2 है ना, H2 रह जाएगा, H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और वो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, वो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो आप देख सकते हो, आपने अभी क्या किया है, आंसर निकाल लिया था, इसका निकाल लिया था N2 का भी। N2 हमारी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। सिमिलरली H2 क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो अनरिएक्टेड रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे वो लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकता है, एक्सेस रिएजेंट पूछ सकता है, भी कौन सा है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1.25। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.25। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। अभी क्वेश्चन अराइज करते हैं भी डिफरेंट कैसे हैं। तो देखिए 0.50 हमें क्या दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं। किसके मोल्स दे रखे हैं, Na2CO3 के दे रखे हैं। मानते हो, अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल Na2CO3 में कितने ग्राम्स हैं Na2CO3, खुद सोच के बताइए। 1 मोल Na2CO3 में कितने ग्राम्स है Na2CO3। तो इसका हम मोलर मास पहले कैलकुलेट करते हैं। 2 × Na प्लस 1 × कार्बन प्लस 3 × ऑक्सीजन। तो 2 × Na 23 होता है, 23 × 2 होता है 46 प्लस 12 प्लस कितना होता है 16 × 3, एक सेकेंड, 48 है ना। तो हो जाएगा 50, 60, 60 और ये हो जाएगा 106 ग्राम्स। 1 मोल Na2CO3 में कितने ग्राम्स होते हैं, Na2CO3 106 ग्राम्स होते हैं। तो 0.50 मोल्स में कितने होंगे, इस चीज़ को मोलर मास लिख लिया ना आपने। इस चीज़ को एक मिनट इरेज कर रही हूँ। ये देखो मैंने क्या बोला, उसने हमें बोला बी Na2CO3 है, मैंने क्या किया, Na2CO3 के अंदर कितने ग्राम्स हैं टोटल, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, 106 ग्राम्स है। मतलब 1 मोल Na2CO3 में इतने ग्राम्स Na2CO3 हैं। तो 0.50 मोल्स में कितने होंगे, 0.50 में कितने होंगे खुद देखिए।
इंटू 0.50, इसे और क्या लिख सकते हैं 50/100, 2 पे गया, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 53 ग्राम्स, यानी कि एक मोल में कितने हैं 106 ग्राम है, तो 0.50 मोल में कितने हो जाएंगे, मतलब Na2CO3 कितने प्रेजेंट है 53 ग्राम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका तो हमने निकाल लिया। अभी 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब है 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है 0.50 मोलर Na2CO3। सेकंड पार्ट क्या कहता है 0.50 मोलर Na2CO3। अब देखो मोलैरिटी जब भी मैंने आपको डिफाइन की थी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसका मतलब क्या प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी 0.50 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब क्या हुआ भी 53 ग्राम्स Na2CO3 प्रेजेंट, और इसका मतलब क्या हुआ भी 0.50 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हमने क्या किया, दोनों को क्या किया ग्राम्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम यहाँ सीधा इसको मोल्स को ग्राम्स में भी कन्वर्ट करोगे तो आप कह सकते हो भी 53 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1.26। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट वाला ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कहता है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन होता है H2, ठीक है, रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। H2 कितना प्रोड्यूस होगा। सबसे पहली चीज़ है इक्वेशन को बैलेंस करो। इस रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ 2 है, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। सेकेंड काम क्या है, उसने हमें दे रखा है, जो उसने हमें बोला है 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन का जो है रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। अब सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसकी हेल्प से हम वाटर कितना प्रोड्यूस होगा ये बताएंगे। इसमें मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और डिवाइड में स्टोइकियोमेट्री था तो इंटू 2 हो जाएगा। इसका भी वैसे ही हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो हम किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ सिंपल भी, देखो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो आप किसी की हेल्प से भी कर सकते हो। 2 H2O दे रहे हैं, 2 H2O दे रहे हैं, मतलब कि 1 H2 कितने H2O देगा, 1 H2O देगा, तो कितने मोल्स H2, कितने मतलब कितने वॉल्यूम H2, 10 वॉल्यूम H2, कितने वॉल्यूम H2O देंगे 10 वॉल्यूम H2O देंगे, तो कितने वॉल्यूम H2O प्रोड्यूस होंगे 10 वॉल्यूम होंगे। आपको जरूरी नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के करना, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे इक्वेशन बैलेंस करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल था, इसके अंदर पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, कोई भी नहीं आया तो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया। अभी 2 H2O देते हैं, 1 H2O देगा, 10 वॉल्यूम H2 कितने H2O देगा, 10 वॉल्यूम H2O देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनको बेसिक यूनिट्स के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है, बेसिक यूनिट्स में। अब देखो, अब सबसे पहले क्या है 28.7 पिकोमीटर, 28.7 पिकोमीटर। हमें सबसे पहले इतना पता होना चाहिए भी 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -12 मीटर्स के इक्वल होता है। बेसिक यूनिट मीटर ही होता है, पिकोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 28.7 पिकोमीटर को अगर बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ईजिली, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर आंसर्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको प्रॉपरली और कैसे लिख सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप देखो मैंने क्या किया, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ हमेशा चेक करना, यहाँ पर ये ऐसे है 28.7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि ये पिकोमीटर था। अब डेसिमल जो होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि 2 के बाद, तो क्या हो जाएगा 2.87
इंटू 10 की पावर -11 मीटर। तो हमने क्या किया, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो 28.7 पिकोमीटर को किया तो कितने मीटर हो गए, 28.7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर हो गए। अब डेसिमल को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -11 मीटर्स हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। देखो सेकंड पार्ट भी हमारा क्या है, पिकोमीटर में ही है। तो सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल होने वाला है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12 मीटर होता है। सेकंड पार्ट क्या है, 15.15 पिकोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 15.15 इंटू 10 की पावर -12। अब हमें क्या करना होता है, डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है, यानी कि यहाँ लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, 1.5515 इंटू 10 की पावर -11 मीटर हो जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? फटाफट से इसको पॉज करके नोट करोगे। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। तो देखो थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, हमें मिलीग्राम में दे रखा है। बेसिक यूनिट कौन सी होती है, ग्राम होती है। अब हमें क्या करना है, इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये कह सकती हूँ 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 ग्राम्स। क्वेश्चन क्या है देखिए, 25365 मिलीग्राम कितने ग्राम्स होंगे, 25365 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें क्या करना होता है, डेसिमल को कहाँ पर लगाना होता है, फर्स्ट पोजीशन के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। इतनी चीज़ तो हमें याद रखनी है भी, हमें उसके बाद लगाना है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ग्राम्स में है। बेसिक यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। पहले हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मैं भी पहले बोल बैठी भी बेसिक यूनिट ग्राम होती है, किलोग्राम होती है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे केजी में कन्वर्ट करना होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले 1 मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 10 की पावर -3 से इसको क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 25365 इंटू 10 की पावर -6 kg। ठीक है, अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, हमें डेसिमल यहाँ लगाना है। तो ये कितने पोजीशन, 4 पोजीशन चलेगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड, तो जो हमारा स्टूडेंट्स एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.53665 इंटू 10 की पावर -2 kg। पहले मैंने क्या किया, मिलीग्राम को ग्राम में किया, फिर ग्राम को केजी में किया, फिर डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5365 इंटू 10 की पावर -2 kg हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे स्टूडेंट। सिंपल था, आपने बेसिक यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.28। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको स्टूडेंट सीरीज में भी आई गेस मैंने करवा दिया था। अब इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, इनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे डियर स्टूडेंट्स। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ सारे नंबर ऑफ मोल के। पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। अब देखो एक और फॉर्मूला था वॉल्यूम वाला, लेकिन यहाँ वॉल्यूम वाला कोई है नहीं तो उसको लेने का फायदा नहीं है। पहला पार्ट है 1 ग्राम AU। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमें दे रखा है गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास दे रखा है 1 ग्राम, कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास इसका 197 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब इसी वैल्यू को मैं इस वाले दूसरे फॉर्मूला में पुट करूँगी। जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगी क्या होगा, 1/197 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, Na अपॉन 197। ये क्या आ गया, मेरा नंबर ऑफ एटम्स आ गया। उसने पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है, तो इसका आंसर क्या आ गया, Na अपॉन 197। पहले का हमने ये निकाल लिया, ऐसे ही हम दूसरे का निकालेंगे। मैंने क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट फॉर्मूला से गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को इसमें डाल दिया, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na में, और यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं 1 ग्राम सोडियम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। सोडियम का वैसे कितना होता है, 23। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, Na/23। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। आओ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 ग्राम लिथियम, हमें क्या दे रखा है, 1 ग्राम लिथियम दे रखा है। तो देखो इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 1 है, मॉलिक्यूलर मास 7 होता है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा Na/7, क्या आ जाएगा, Na/7 आ जाएगा। अब आप अपना लास्ट पार्ट देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपना लास्ट पार्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कुछ सोच के देखिए, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, 1 ग्राम Cl2 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 ग्राम Cl2 दे रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 2 है ना, Cl2 है इस वजह से, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेट मी चेक, नहीं 1/70 नहीं होगा, 1 सेकेंड, 71 होगा, हाँ जी। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आ जाएगा मैं कहती हूँ ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हम इन सब की वैल्यू का क्या करेंगे, चेक करेंगे भी किसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। Na/197 की ज़्यादा है, उसके नीचे वाले की ज़्यादा, सेकंड पार्ट की किसकी ज़्यादा है। तो जब फर्स्ट को आप सॉल्व करोगे, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो मैंने नीचे सॉल्व किया है, हाँ जी। तो जब आप फर्स्ट पार्ट है हमारा Na/197 इसको सॉल्व करोगे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ इसका। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 3.06 इंटू 10⁻21, ठीक है। जब सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करोगे इसका आएगा 26.2 इंटू 10⁻21। जब आप थर्ड को सॉल्व करोगे इसका आएगा 86.0 इंटू 10⁻21, और जब लास्ट वाले को सॉल्व करोगे इसका आएगा 8.48 इंटू 10⁻21। तो इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, देखिए चेक करिए वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी होगी लिथियम की, 86 इंटू 10⁻21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते, देखो मैंने कैलकुलेट किया, आप इसकी Na की वैल्यू पुट कर लेना। Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, उसको सबसे डिवाइड कर दो, सबके आंसर आ जाएंगे। जिसके लार्जेस्ट आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.29 डियर स्टूडेंट्स। देखिए 1.29 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, इसको नोट डाउन करोगे क्या क्वेश्चन कहता है, आप इसको पहले देखोगे, समझोगे वो क्या कहता है। देखो क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। पहले जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं वो लिखते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को, कैपिटल M को, ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। हमें किसका मोल फ्रैक्शन, हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है। मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है हमें, 0.040 दे रखा है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, ठीक है। अब एक चीज़ पहले बताती हूँ, आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब A मैंने इथेनॉल ले लिया 0.040, B मेरा वाटर है, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.6, 1 सेकेंड, हाँ 0.0960, ये मेरा क्या हो जाएगा, वाटर का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे इथेनॉल का उसने दे रखा था। उसने अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने हमें बोला है भी आप क्या कैलकुलेट करो, मोलैरिटी कैलकुलेट करो डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। एक चीज़ उसने हमें और बता दी है, एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए।
हमें उसने जब ये दे दिया ना, फिर डेंसिटी एज्यूम करो वाटर की कितनी है, सॉरी डेंसिटी एज्यूम करो वाटर की कितनी है, 1 दे रखी है। तो आपको एक बात बता दूँ, आपको एक बात बता देती हूँ भी, हमारा जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी 1 है, मतलब कि 1000 ग्राम में वो प्रेजेंट है, तो इसका गिवन मास उसने हमें 1000 दे दिया, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो यहाँ से जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जब डेंसिटी 1 होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब डेंसिटी हमारी 1 आएगी तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ से आएगा 55.55, क्योंकि डेंसिटी 1 होने का मतलब क्या है भी 100 ग्राम पानी के अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो ये हमने 1 लीटर के अंदर आंसर हमारा कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का पता है, इथेनॉल का फॉर्मूला लगाते हैं मोल फ्रैक्शन का, मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इथेनॉल के भी और वाटर के भी। इथेनॉल के हमें पता नहीं, वाटर के मोल्स कितने हमने निकाल लिए 55.55, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इथेनॉल के मोल्स कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इथेनॉल के मोल्स आ जाएंगे 2.314, इथेनॉल के कितने मोल्स आ जाएंगे 2.314 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके आ गए, ये इथेनॉल के मोल्स आ गए। ये किसके मोल्स हैं, ये वाटर के मोल्स हैं। वाटर के मोल्स मैंने कैसे कैलकुलेट किए, वाटर के मोल्स मैंने बोला भी 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 100 ग्राम कह रही हूँ, 1000 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो सोल्यूट के 2.314 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमें क्या करना है इन लीटर, हमें उसके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना लीटर में। तो 1 लीटर में कितना होगा 2.314 मोलर होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करोगे, मैं समझाती हूँ मैंने किया कैसे है, मैं दोबारा से आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन में उसने बोला भी मोलैरिटी निकालनी है, आपको डेंसिटी वाटर की 1 दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 कब होती है, जब मास कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम में, है ना, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वहाँ से हमें पता चला भी मास कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है, इसका मतलब मास क्या था हमारा 1000 था, है ना, समझ रहे हो ना। तो 1000 में हमने मॉलिक्यूलर मास 18, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमें दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल, टोटल में हमने वाटर का भी पुट कर दिया और इथेनॉल का तो निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इथेनॉल के कितने मोल्स आ गए 2.314 आ गए। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में, अब डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है, इसका मतलब क्या है उसका भी 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। तो 1 लीटर के अंदर नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के अभी कैलकुलेट किए 2.314, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.314 मोलर हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इक्वेशन ये इतने पार्ट से आपका सारा पोर्शन सॉल्व हो जाता है, इतने पार्ट से। और बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, वो कहते हैं हमें तो कुछ दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1.30। देखिए 1.30 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे बच्चे सॉल्व बहुत इजीली कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपको क्या कहना चाहता है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 12 कार्बन एटम इन ग्राम। एक 12 कार्बन एटम, ये 12 कार्बन एटम का मतलब क्या है C12 वैसे, ठीक है। एक कार्बन एटम का ग्राम में कितना मास होगा, एक कार्बन एटम का ग्राम में कितना मास होगा, खुद सोच के देखिए। तो आप मुझे कुछ सोच के बताइए, आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक कार्बन एटम है, एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। एक कार्बन एटम बोला है तो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन Na। ये क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स आगे। उसने क्या कहा देखो, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम की वैल्यू 1 दे दी थी, डिवाइडेड बाय Na क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। 1 अपॉन Na इज इक्वल्स टू, गिवन मास तो हमें निकालना ही है, मास इन ग्राम्स, अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कार्बन का 12 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 12 अपॉन Na आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा गिवन मास आ जाएगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं नियर अबाउट ये आपका आएगा 1.993 इंटू 10 की पावर
-23 ग्राम्स इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। कैसे किया? देखो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। उसने क्वेश्चन में बोला मास निकालो एक कार्बन एटम का, नंबर ऑफ एटम उसने दे दिया 1/n ने करो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इस नंबर ऑफ मोल्स वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1.993 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.31। सो ये स्टूडेंट्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.31। देखिए क्या क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो डिवाइड में था तो वो ऊपर आ नहीं पाया तो मैंने लिख दिया आपके लिए। अब देखिए आपको इसमें पूछता है भी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाने, कहीं वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहो, इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी। आपको मैंने बता रखा है जो भी नंबर्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा है? ये क्या सबसे छोटा है? नहीं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा है। कौन सा है? 0.112। तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना वही आपके आंसर्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, अभी आपने देखना होता है इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ कितने हैं 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहता है 5 इंटू 5.364, 5 इंटू 5.364। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 छोटा है या 5.364 छोटा है? एक बार खुद सोच के देखो, 5 जो छोटा है या 5.365 छोटा है। आप जो इसमें से लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन होती है ना वो किसकी है? 5.364 की है। तो इसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही हमारे आंसर्स में होंगे। तो यहाँ पर 4 है, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब आपको कि 5 छोटा है लेकिन इसके अंदर लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन हमें देखनी होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215 इनको ऐड करना है और इसमें आपने बताना है भी किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने होंगे। तो आप खुद सोच के देखिए, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है उसके एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एडिशन में आपने देखना होता है भी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है। तो 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4 तक है, इसमें भी 1 2 3 4 तक है। तो अगर ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे रहा है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही आएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे? इसमें भी 4 आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.32। 1 सेकेंड। हाँ जी, सो ये स्टूडेंट्स अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 1.32। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने क्लोरीन वाला किया था जिसमें हमें परसेंटेज अबंडेंस दी गई थी और आइसोटॉप्स का मास दे रखा था। तो हमें उसका एग्जैक्ट एवरेज एटॉमिक मास बताना है ना। तो क्वेश्चन में रीड करती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल मैंने आपको बना के दिखाया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। वो कहता है इस डाटा का यूज करके कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटॉप्स। ये जो आर्गन के आपको आइसोटॉप्स दे रखे हैं अब आपसे पूछता है भी उसके एग्जैक्ट मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो किस प्रकार से कर सकते हैं आपको मैंने पहले भी बताया, मोलर मास इंटू उसका परसेंटेज, ठीक है, प्लस मोलर मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज प्लस मोलर मास इंटू थर्ड वन वाले का परसेंटेज। सो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा। मैं इसको भी रेस करने वाली हूँ और यहाँ फिर से इसको लिखूंगी। मैं अपने फ़ोन में क्वेश्चन खोल लेती हूँ सो दैट वैल्यूज़ क्योंकि है हम बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो आर्गन जो हमारा 36 था, अब मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास किसका कैलकुलेट करना है? आर्गन का कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? आइसोटॉपिक मास कितना दे रखा है हमें? 35.96755 इंटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी दे रखी है? 0.337% है तो 100 से डिवाइड होगा। सिमिलरली बाकी दो आइसोटॉप्स का भी ऐसे ही होगा। जो आर्गन 38 है उसका लिख रही हूँ डाटा 37.96272 इंटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस 0.063% है तो 100 से डिवाइड किया। सिमिलरली थर्ड वाले का करेंगे 39.9624 इंटू
90.60 उसकी परसेंटेज अबंडेंस बाय 100। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो आएगा 39.947 एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये जो आ गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, मोलर मास इंटू इसका परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। 0.337% था, इसलिए 100 से डिवाइड किया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं इन सब में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप ध्यान से देखिए। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, क्या है फर्स्ट पार्ट, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया है, 52। कितने दिया है, 52। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स बाय में क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर। क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर Na। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो जब स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.131 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ आर्गन। क्या आंसर आएगा आपका, 3.131 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ आर्गन। सिंपल सा था, मोल्स का फॉर्मूला लगाना नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज 52 U ऑफ He। तो देखो एक एटम में हीलियम के कितने होते हैं, यूनिफाइड मास 4 होता है यूनिफाइड मास हीलियम का। तो एक U में कितना मास होगा, कितने एटम्स होंगे, 1/4 एटम होंगे। एक एटम में कितने, मतलब मास, U क्या होता है, यूनिफाइड मास। हीलियम का क्या होता है, यूनिफाइड मास 4 होता है ना, अप्रॉक्स 4 होता है। तो एक एटम में 4, अगर मैं कहूँ यूनिफाइड मास हीलियम के हैं, तो एक यूनिफाइड मास में कितने एटम होंगे, 1/4 होंगे। तो 52 U में कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू 52, यानी कि 13 एटम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13 एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड वाले में देखो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब हमें यहाँ पर गिवन मास दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है, 52 ग्राम्स। मोलर मास क्या होता है, हीलियम का 4 होता है। कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स, 13 आगे। क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे, 13। एटम्स निकालने हैं तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1.34। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। आगे क्या कहता है, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। जब हम इसे ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उस टाइम पर वो क्या बोलता है, CO2 जो है वो 3.38 ग्राम्स प्रोड्यूस होती है एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, राइट, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। मतलब CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। CO2 जो है वो 3.38 प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर जो है वो 0.690 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहा है। वो कहता है अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। अब एक वॉल्यूम जो है 10 लीटर का वो देखा गया है इस वेल्डिंग गैस का, जो कितना कंटेन करता है, 11.6 ग्राम कंटेन करता है। क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास उस गैस का, और थर्ड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है इसके अंदर पता है बहुत कन्फ्यूजन होती है कई स्टूडेंट्स को भी। अब हमें इसमें निकालना क्या है, उसने हमें CO2 और H2O के बारे में दे दिया लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं बेसिकली भी करना क्या है इस क्वेश्चन में। 1 सेकेंड, हाँ जी
ओके तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स को क्या आता है, डाउट आता है भी कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ हमें सबसे पहले करना क्या है। उसने हमें ये बता दिया भी 2 एलिमेंट्स थे, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। जब वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा था तो उस टाइम पर CO2 और H2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और उस टाइम पर उसने हमें CO2 और H2 के क्या दे दिया, गिवन मास दे दिया भी इतना CO2 प्रोड्यूस हुआ, इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। अब वो कहता है भी वो जो उसने बाकी गैस की कहानी बताई भी गैस इतना प्रेजेंट है, गैस इतने लीटर में प्रेजेंट है, ये वो कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। अब आप खुद सोचो 2 एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो कि रिएक्ट कर रहे हैं और CO2 और H2O वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, CO2 में से कार्बन का क्या निकालेंगे, कार्बन की मास परसेंट निकालेंगे और वाटर में से हाइड्रोजन के निकालेंगे। द रीज़न इज क्योंकि जो बिल्डिंग फ्यूल गैस है वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करती है, तो हमें सिर्फ उसका ही लेना है, हमें ऑक्सीजन से अभी कोई लेना देना नहीं है। उसने हमें पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, मोलर मास बताओ गैस का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो किसका बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन से जो गैस बन रही है उसका बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे CO2 में से हम क्या बताएंगे भी कितने कार्बन, मतलब कार्बन का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। सिमिलरली वाटर में से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन बताएंगे। तो खुद सोच के देखो CO2 का मास है तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में, ठीक है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। 44 ग्राम है, CO2 का पूरा मास होता है 44 है ना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन O2 है तो 32। 44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितने कार्बन है, 12/44। मानते हो 1 ग्राम में कितने हैं, 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज खुद सोच के देखिए भी 3.88 ग्राम्स CO2 में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। उसने बोला भी 3.38 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3.38 में कितने होंगे, 12/44 इंटू 3.38। क्लियर है इतना। हमने क्या किया, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं। उसने हमें ये बोल दिया भी जब कार्बन और हाइड्रोजन से गैस बनी है वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करती है। अब हम CO2 में से ये देखेंगे भी कितने कार्बन परसेंट प्रेजेंट था। तो मैंने बोला भी 44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, एक में कितना होगा 12/44, तो जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना कार्बन होगा, हमें यही देखना है ना बेसिकली हमारे क्वेश्चन में कितना होगा। तो क्वेश्चन हो गया था इतना प्रोडक्शन है, उसमें कितना ग्राम ऑफ कार्बन होगा, इतना होगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी आएगा 0.9217, ये आएगा 0.9217 ग्राम्स। इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, गिवन मास निकाल लिया, किसका, कार्बन का निकाल लिया उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सिमिलर वे से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे है भी H2 होता है ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ भी वाटर का क्या मास होता है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, मानते हो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम प्रेजेंट है। 18 ग्राम ही है ना टोटल मास वाटर का, 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन है, 2/18। और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.690 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 2/18 इंटू 0.690। तो ये क्या आ गया, अभी हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का क्या है, गिवन मास कितना है, तो ये आएगा 0.0767, कितना होगा 0.0767 ग्राम्स। अब हमने दोनों के क्या कर लिए, गिवन मास कैलकुलेट कर लिए, कार्बन के भी कार्बन इतना प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के भी कितना प्रेजेंट है, हमने इन दोनों का क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम निकालेंगे परसेंटेज। हम कैसे निकालेंगे, परसेंट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, अ यील्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन का निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकाल लिया, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके एक फॉर्म मतलब गैस बनाएंगे, तो उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज है उस कंपाउंड में, कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। अभी कार्बन का कैलकुलेट किया था, क्या था एग्जैक्ट, मैंने अभी आपको बताया था, वो था 0.9217, कितना था 0.9217। भी कार्बन तो इतना प्रेजेंट है बाय टोटल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ऐड करोगे, कार्बन का कितना था 0.9217 और हाइड्रोजन का मैंने आपको शायद बताया था 0.0767। तो जब आप इसको ऐड करोगे डियर स्टूडेंट्स, टोटल आएगा 0.9984। तो ये क्या आ गया परसेंटेज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 करके। तो हमने इसकी परसेंटेज जब कैलकुलेट की तो ये आएगी 92.32
%। अब ये क्या आ गई, परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि जब भी आप इंपेरिकल और फॉर्मूला करते थे, आप क्या करते थे, टेबल बनाते थे, एक तरफ लिखते थे परसेंटेज कंपोजिशन, आपने वो कैलकुलेट कर ली। किसकी कैलकुलेट कर ली, कार्बन की। ऊपर लिखते हैं कितनी है, 92.32%, किसकी है, कार्बन की है। अब आप हाइड्रोजन की सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन की कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, हाइड्रोजन का है 0.0767 अपॉन टोटल था 0.9984 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लेंगे और ये आएगी 7.68, कितनी आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन, 7.68%, किसकी आ गई, हाइड्रोजन की आ गई। दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली। अब तो आपको करना आता ही है, कैसे करते हैं, टेबल बनाएंगे एक, यहां लिखेंगे एलिमेंट, यहां लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, यहां लिखेंगे मास, यहां लिखेंगे परसेंटेज बाय मास, फिर बनाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट हमारा है कार्बन, हाइड्रोजन। मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ, हाँ जी। परसेंटेज हमने निकाली है कार्बन की कितनी, 92.32, हाइड्रोजन की कितनी, 7.68। मास कितना होता है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, है ना। अब देखो 92.32/12 और यहाँ क्या आएगा, 7.68। जब मैं ऊपर वाले को स्टूडेंट सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा 7.69, दोनों सेम है, 7.68 7.69, अप्रॉक्स लोगे तो 7.66 ही लोगे। तो मतलब मैंने क्या बोला था, इनमें से छोटा है उसे सबसे डिवाइड करो, तो छोटा यही है, इसे डिवाइड करूँ 7.68 से, इसे भी करूँगी तो ये 1 आ जाएगा, इसे भी करूँगी तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, C के पैर में क्या आएगा 1 और H के पैर में क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि 1:1 आ गई। इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ CH, इसे और क्या लिख सकती हूँ, CH लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों के पैर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन पहले कैलकुलेट करी, कैसे करी, पहले हमने कार्बन का मास निकाला, हाइड्रोजन का निकाला, फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के अब हमने क्या किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। अब सेकंड पार्ट आता है मोलर मास गैस का निकालो। अब मोलर मास निकलते ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो 2 सेकंड लगेंगे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे, नोट करोगे। ये स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। देखो क्या है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम्स। मतलब 10 लीटर में कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, 11.6 ग्राम प्रेजेंट है। 1 लीटर में कितने होंगे, 11.6/10 होंगे। और स्टूडेंट्स उसने बोला है STP पे मेजर किया, तो 22.4 लीटर्स में कितने होंगे, 11.6/10 इंटू 22.4। ठीक है, तो जब हम इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा 25.9। कितना आ जाएगा, 25.9 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा यहाँ से, मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्राम्स में। भी 10 लीटर में 11.6 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे, 11.6/10, और 22.4 लीटर में कितने होंगे, 25.9 ग्राम, जिसे अप्रॉक्स में बोल सकती हूँ 26 ग्राम्स होंगे। तो ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। N इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो उससे हमारी N की वैल्यू आती है। मोलर मास कितना निकाला, 26। एम्पिरिकल मास कितना होता है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था, CH, C का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना आ गया 13। तो एम्पिरिकल मास कितना है 13, तो इसे सॉल्व करेंगे, N की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये जब N की वैल्यू 2 आ गई तो इसको कैसे करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितना आएगा C2H2। ये 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं भी 2CH हो जाएगा, नहीं भी इसके पैर में लग जाएगा, क्या हो जाएगा C2H2। तो वीडियो को पॉज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को नोट करोगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.35। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन एक बार मैं भी नीचे लिख देती हूँ आपको, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2
प्लस वाटर। ठीक है, वो क्या आपसे पूछता है, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद इतना HCl। आपने ना आप CaCO3 का मास बताना है, आपको HCl की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका बताना है। कैसे करेंगे सोचो, इसकी क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए उसने हमें बोला बी 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl प्रेजेंट है, 0.75 मोलर HCl प्रेजेंट है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन लीटर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, 0.75 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, 0.75 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं खोल दूँ मोलैरिटी के फॉर्मूला से तो इसका ये मतलब हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 0.75 मोल्स इज इक्वल्स टू, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से हम गिवन मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.75, गिवन मास पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास HCl का, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 36.5। जब स्टूडेंट्स मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो गिवन मास आ जाएगा वो मेरा एग्जैक्ट आएगा 27.375। कितना आएगा, 27.375 ग्राम्स। ये क्या आ गया मेरा भी, इतना ग्राम HCl रिएक्ट करता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। मैंने क्या किया, इसका मास निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स अब खुद सोच के देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 27.37 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ भी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में इतना प्रेजेंट है। दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया, हमें उसने रिएक्शन दी थी, उसने कहा CaCO3 कितना प्रोड्यूस होगा बताओ, HCl की इन्फॉर्मेशन दी, उसने मोलैरिटी दे दी, मैंने मोलैरिटी के फॉर्मूला को खोल दिया भी 0.75 मोल्स HCl का प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। मैंने मोल्स को ग्राम्स के टर्म में कर लिया तो मेरे पास इतना आ गया, इतने ग्राम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब मैं इसको ही दोबारा लिखती हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैंने आपको बोला था मेरे कितने आ गए, 27.375 ग्राम्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास ये आ गया, मैंने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप खुद सोच के देखिए, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1000 ml, मतलब 1000 ml में कितने ग्राम्स है HCl के, 27.375 ग्राम्स है। तो 25 ml में कितने होंगे, पहले 1 ml का निकालते हैं, 1 ml में कितने होंगे, 27.375 बाय 1000। 25 में कितने होंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इनटू क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। समझ पा रहे हो, ये क्या किया, उसने हमें बोला था भी अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन 1 लीटर में इतने ग्राम्स हैं। 1 लीटर को हम 1000 ml भी कहते हैं, तो 1000 ml में कितने ग्राम्स है, इतने ग्राम्स है। 1 ml में कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो 25 ml में कितने होंगे, इनटू क्या कर देंगे हम, 25 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा 0.6844 ग्राम्स। कितना आ जाएगा, 0.6844 ग्राम्स। ये क्या आ गया, अब हमारा प्रॉपर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्या आ गया, हमारे पास मास आ गया भी कितना HCl प्रेजेंट है 25 ml ऑफ सॉल्यूशन में। पहले जो हमने आंसर निकाला था वो क्या था भी 1 लीटर में कितना HCl है। अब हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी 25 ml में कितना HCl प्रेजेंट है, 0.6844 ग्राम्स HCl प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। अब तो सिंपल सी चीज़ रह जाती है। अब देखो कैसे, इस चीज़ को इरेज कर रही हूँ, ये आपने लिख लिया होगा होपफुली। आंसर एक बार यहीं पड़े रहने देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है, 2 HCl 1 CaCO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 HCl 1 CaCO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 1 HCl कितने CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1/2। तो इतने ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 सेकेंड, इतने ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 1/2 इंटू 0.6844 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब एक चीज़ और आपको बताती हूँ, ये मैंने मोल्स के कंसेप्ट में लिया, अभी तक मैंने मोल्स के कंसेप्ट में लिया। मैं आपको क्या बोलती थी, 2 ग्राम 1 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 किसके साथ करेगा, 1/2 के साथ करेगा। अब यहाँ पर इस स्टेप पे आने से पहले
इस स्टेप पे आने से पहले ये हमारे क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। हमें ग्राम की टर्म्स में आंसर देना है, तो मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे खुद बताइए कि 2 मोल्स HCl के जो हैं वो 1 मोल हमें क्या दे रहा है, CaCO3 दे रहा है, राइट। 2 मोल्स HCl का मतलब क्या हुआ, कितने ग्राम HCl, 2 मोल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखूँ ना, 2 = गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास HCl का कितना होता है, 36.5 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 73 ग्राम्स। मतलब 73 ग्राम्स HCl में कितने कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, 1 मोल। 1 मोल = गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास डालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा नियर अबाउट 100 ग्राम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो 73 ग्राम्स में 100 ग्राम प्रेजेंट है, एक में कितने होंगे, 100/73, ठीक है। तो इतने में कितने होंगे, हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.9375। कितना आएगा, 0.9375, 0.9375। बताती हूँ मैंने क्या किया दोबारा से। पहले मैंने ये बोला भी 2 HCl 1 CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो एक कितने के साथ करेगा, 1/2 CaCO3। ऐसे ना भी करो तो भी चल जाएगा, आपने ये करना है, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। 2 HCl है तो 2 = गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 73 ग्राम्स, ग्राम्स की टर्म में बात करो। 73 ग्राम्स HCl जो HCl है वो कितने ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, 100 ग्राम के साथ। तो एक कितने के साथ करेगा, 100/73। तो इतना कितने के साथ करेगा, 0.9375 ग्राम्स के साथ करेगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.36। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड। लैब में इसे प्रिपेयर किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट जब हम करते हैं, यानी कि MnO2 के साथ, विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके साथ मतलब HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन उन्होंने हमें दे दी है, हम रिएक्शन दोबारा लिखते हैं। मैं एक बार इससे थिक कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये क्या है, 4HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। तो इस तरह से Cl जो है, क्लोरीन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है जब HCl और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। कितने ग्राम HCl के रिएक्ट करते हैं 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उससे पहले देखेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो उसने हमें ऑलरेडी बैलेंस करके दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास जो कि 5 दिया है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। MnO2 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। Mn प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का, Mn का होता है 55 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, 32 प्लस 55 ये हो जाएगा 87। ये कितना हो जाएगा हमारा, 87 हो जाएगा, 87 ग्राम्स। ये क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब यहाँ देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से करेंगे। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे अलग से बना हुआ है। एक MnO2 4 HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, एक MnO2 4 HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। इतने मोल्स MnO2 कितने HCl के साथ करेंगे, 5/87 मोल्स MnO2 कितने HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, 4 × 5/87 के साथ करेंगे, यानी कि 20/87 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये HCl के क्या आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए। उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, यानी कि वो पूछ रहा है उसका गिवन मास निकालो। सो स्टूडेंट्स देखो, मैंने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने किया क्या है। रिएक्शन लिखी, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर मैंने बोला एक MnO2 4 HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो इतने मोल्स कितने के साथ करेंगे, इतना क्लियर है। अब यहाँ देखिए, हाँ जी, हमारे क्या आ गए, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी 1 सेकेंड।
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमने HCl के क्या किए थे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए HCl के, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे अभी हमने किए, तो दैट वाज 20/87 इज इक्वल्स टू गिवन मास जो कि निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। HCl के मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, कितना हो गया 36.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो हमारा गिवन मास आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा गिवन मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8.4 ग्राम्स। कितना आ जाएगा 8.4 ग्राम्स ऑफ HCl। वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 8.4 ग्राम। अब आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, दो मेथड्स होते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बेस सीधा करवाया है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, जो हमारा चीज़ जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है HCl के नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से गिवन मास निकाल लिया। सो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने NCERT क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस वो फिनिश कर ली है, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम करेंगे लाइन टू लाइन NCERT एक्सप्लेनेशन और फिर करेंगे उसके NCERT एक्सरसाइजेस। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी आपको ये वे कैसा लगा, भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाने का भी आपसे मतलब भी आपको बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कमेंट करना है। टोटल 36 क्वेश्चंस थे और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ठीक है। साथ ही साथ आपने अपना नेम सिटी भी मेंशन कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।